हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जैसा आपको पता है, उत्तराखंड पुलिस आरक्षी का एग्ज़ाम होना है और आपको पता है यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें हिंदी 20 मार्क्स की आती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए काका कालेलकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी विनोबा भावे या फिर डी सुनीति कुमार चटर्जी ने। तो देखिए, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का जो सुझाव दिया था, ये दिया था सुनीति कुमार चटर्जी ने। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। और देखिए, जो खड़ी बोली है, याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है सुनीति कुमार चटर्जी से कि खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी किसने कहा था। क्वेश्चन आता है कि खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी किसने कहा था, तो सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए, आप थ्योरी किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, आप मल्टीपल क्वेश्चन जरूर लगाएं, चाहे आप यूट्यूब से लगाएं या फिर आप हिंदी की कोई सी भी ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए, वहाँ पर जो है आप एमसीक्यूज़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि एमसीक्यूज़ लगाने से जो है आपके क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देवनागरी में आ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? विनोबा भावे, काका कालेलकर, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या फिर डी धीरेन्द्र वर्मा। तो देवनागरी में जो आ की 12 खड़ी का सुझाव दिया था, वो दिया था काका कालेलकर जी ने। किन्होंने? काका कालेलकर जी ने दिया था। उसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि आ की जो 12 खड़ी है, ठीक है, एक तरह से क्वेश्चन बनता है कि आ की 12 खड़ी, ठीक है, इसका सुझाव किसने दिया था? तो वो भी आप याद रखना, सावरकर बंधुओं ने। ठीक है, सावरकर बंधुओं ने भी जो है आ की 12 खड़ी का सुझाव दिया था। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। दूसरा आपने याद रखना है डॉक्टर श्याम सुंदर दास से। डॉक्टर श्याम सुंदर दास से क्या याद रखना है? पंचमा अक्षर के बदले, याद रखना, पंचमा अक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया था। वही याद रखना आपने गोरख प्रसाद जी को। ठीक है, गोरख प्रसाद जी को भी आपने याद रखना है। मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ अलग रखने का जो सुझाव दिया था वो गोरख प्रसाद जी ने दिया था। जैसे हम लिखते हैं ना कुल, तो इस तरह से लिखते हैं, तो इन्होंने क्या सुझाव दिया था कि पहले का, ठीक है, फिर इस तरह से आप मात्रा लिखो, बाद में फिर ला। तो ये सुझाव जो दिया था गोरख प्रसाद जी ने दिया था। उसके अलावा एक नाम और आपने याद रखना है, श्रीनिवास। क्या नाम आपने याद रखना है? एक श्रीनिवास। तो इन्होंने क्या सुझाव दिया था? महाप्राण वर्ण के लिए अल्प प्राण के नीचे एस चिन्ह लगाने का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस कहानी पर फिल्म रजनीगंधा बनी थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि निम्न में से किस कहानी पर फिल्म रजनीगंधा बनी थी? महाभोज, आपका बंटी, यही सच है या डी बिना दीवारों का घर। तो ये बनी थी यही सच है। ठीक है, यही सच है कहानी पर। और यही सच है, ये कहानी किसकी है? मन्नू भंडारी जी की। किनकी है ये? मन्नू भंडारी जी की जो है ये कहानी है, और इस पर फिल्म बनी थी रजनीगंधा। वही बात करें, देखिए, मन्नू भंडारी की, तो मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 में भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पति का नाम आप जरूर याद रखना। कौन थे इनके पति? राजेंद्र यादव। कौन थे इनके पति? राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव उनके पति थे। ठीक है, और मूल नाम क्या था? जो मन्नू भंडारी थे उनका मूल नाम क्या था? महेंद्र कुमारी। ठीक है, क्या नाम था? महेंद्र कुमारी। क्या नाम था? महेंद्र कुमारी। अब देखिए, जो उनके पति थे राजेंद्र यादव, ठीक है, तो ये जो 1 इंच मुस्कान है इनका उपन्यास, ठीक है, 1 इंच मुस्कान जो इनका उपन्यास है, वो जो है मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव ने मिलकर लिखा था। उसके अलावा देखिए, मन्नू भंडारी को 18वां, याद रखना, 18वां व्यास सम्मान भी मिल रखा है। ठीक है, 18वां व्यास सम्मान भी इनको मिल रखा है।
कब मिला था इनको? ये 2008 में मिला था। मन्नू भंडारी की आत्मकथा है एक कहानी यह भी, ठीक है, एक कहानी यह भी, ठीक है। तो ये इनकी आत्मकथा है, इनके लिए इनको 18वां व्यास सम्मान 2008 में मिला था। अगर बात करें कि सबसे पहले इनकी प्रकाशित रचना कौन सी थी, तो आप याद रखना मैं हार गई, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले बना भी है, मैं हार गई, जो 1957 में प्रकाशित की गई थी। उसके अलावा इनकी प्रसिद्ध रचना है मैं हार गई, त्रिशंकु, ठीक है। और उपन्यास इनके जो काफ़ी महत्वपूर्ण, जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो उनमें आता है सबसे पहले आपका बंटी। कौन सा है? आपका बंटी, जो 1971 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद आता है महाभोज, जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है, 1979 में जो है ये प्रकाशित हुआ था। एक इंच मुस्कान, ठीक है, एक इंच मुस्कान। एक इंच जो मुस्कान उपन्यास है, ये मनु भंडारी और राजेंद्र यादव ने मिलके लिखा था। उसके अलावा एक है स्वामी, तो स्वामी भी जो है इनका उपन्यास है। कहानी संग्रह जो है इनकी तीन निगाहों की एक तस्वीर, अकेली, एक प्लेट सैलाब है, ठीक है, आंखों देखा झूठ। उसके अलावा एक इनका प्रसिद्ध नाटक भी है बिना दीवारों का घर, ठीक है, इनका एक प्रसिद्ध नाटक है बिना दीवारों का घर, तो ये इनका काफ़ी प्रसिद्ध नाटक है। पटकथाएं भी आपको इनकी याद रखनी है, जैसे रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण, ठीक है। चलिए अगला हो जाएगा संक्षेपण मूल पाठ का कितना लिखना चाहिए। तो संक्षेपण मूल पाठ का कितना लिखा जाना चाहिए, तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो 1/3, 2/3, 3/3 या फिर 4/3। तो संक्षेपण जो है मूल पाठ का 1/3 लिखना चाहिए। तो जो संक्षेपण होता है वो क्या होता है? किसी लंबे लेख, निबंध, शोध प्रबंध या प्रतिवेदन को संक्षिप्त रूप में लिखने को संक्षेपण कहते हैं। इसे सार लेखन भी कहते हैं। याद रखना, संक्षेपण को क्या कहा जाता है? सार लेखन भी कहा जाता है, ठीक है। तो संक्षेपण को सार लेखन भी कहा जाता है। संक्षेपण में किसी विषय के मुख्य विचारों को कम शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। याद रखना, संक्षेपण में किसी विषय के मुख्य विचारों को कम शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है? मौखिक स्वर, निरूनासिक स्वर, या ऑप्शन सी ए बी वे दोनों, या फिर ऑप्शन डी अनुनासिक स्वर। तो देखिए, केवल जो मुंह से हवा निकलती है, ठीक है, मुख से हवा निकलती है, तो वो निकलती है मौखिक स्वर या फिर निरूनासिक। ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा, मुंह प्लस नाक, ठीक है, मुंह प्लस नाक। तो इसका जो यूज़ होता है वो होता है अनुनासिक स्वर में, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखना। अगला है निम्न में से अनविक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, निम्न में से अनविक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? अगर हम अनविक्षा को तोड़ेंगे तो ये किस तरह से टूटेगा? अनु प्लस इक्षा, किसमें टूटेगा? अनु प्लस इक्षा। अनु में क्या आ जाएगा? छोटा उ, और यह हमारे क्या आ जाएगा? ई। तो ये बनता है बड़ा वी। तो ये किसकी पहचान होती है? तो ये पहचान होती है यण संधि की, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए, अनु प्लस इक्षा में जो है ये टूटेगा। और संधि आपसे पूछे तो इसमें संधि कौन सी होगी? यण संधि। कौन सी होगी इसमें? यण संधि। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए, आप एग्जाम में नहीं ये शब्द जरूर पढ़ लें, क्योंकि अधिकतर बच्चों के ना यहाँ से क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। वो सीधा नहीं, मतलब बहुत कम चांस में पढ़ पाते हैं। तो आप क्वेश्चन को जो है पढ़ें तो उसमें ये देख लें कि आपसे नहीं पूछ रहा है या नहीं, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? दौड़, भीड़, कक्षा, या फिर सभा। अब देखिए, इसमें पहले आप इस तरह से क्वेश्चन करने के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें देख लो आपको समूह क्या पूछा, समूहवाचक संज्ञा। तो आप देख लो पहले इसमें समूह वाले कौन कौन से हैं। तो देखिए, सभा, ठीक है, कक्षा, ठीक है, भीड़, एलिमिनेट करते चले जाओ। तो क्या बचा हमारा? दौड़। तो दौड़ जो है हमारा समूहवाचक संज्ञा नहीं है।
वही बात करें देखिए संज्ञा की, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। वहीं बात करें हम लोग समूहवाचक संज्ञा की, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक ना होकर समूह या समुदाय के वाचक हों, उन्हें क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। जैसे वर्ग, टीम, आयोग, सभा, समिति, ऑर्केस्ट्रा, संसद, ठीक है, अधिकारी, सेना, पुलिस, ये सभी किसके उदाहरण हैं? समूहवाचक संज्ञा के जो हैं ये उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से उत्तम पुरुष वाले युग्म को पहचानिए। तो उत्तम पुरुष वाले जो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? मैं, हम, ठीक है। तो इसमें कौन से हो जाएंगे? मैं और हम। अब देखिए सर्वनाम की बात करें तो संज्ञाओं के बदले जो शब्द आए वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, हम, वे। उसके अलावा देखिए बात करें सर्वनाम के भेद की, ठीक है, बात करें हम लोग सर्वनाम के भेद की, तो सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं, और सर्वनाम के 6 भेद में से जो पहला भेद होता है वो होता है पुरुषवाचक। कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं इसके भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में आपको पता है मैं, मैंने, मेरा, मुझे, हम, हमने, हमारा, ठीक है। मध्यम पुरुष में कौन कौन से आते हैं? तू, तुम, तुमने, तुझे, तुझको, आपने, आपको, ठीक है। और अन्य पुरुष में आपको पता वे, वह, ठीक है, इस तरह से आते हैं। तो आपको सर्वनाम भी अच्छे से पढ़ने हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो देखिए निम्न में से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? केंद्रीय हिंदी संस्थान, साहित्य अकेदमी, नेशनल बुक ट्रस्ट या फिर डी राजभाषा आयोग। तो प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह आयोजित किया जाता है ये किया जाता है नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। नेशनल बुक ट्रस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय पुस्तक न्यास। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय पुस्तक न्यास। अब देखिए जो राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह है वो प्रतिवर्ष कब से कब तक आयोजित किया जाता है? तो आप याद रखना 14 से 20 नवंबर, ठीक है। 14 से 20 नवंबर के बीच जो है ये आयोजित किया जाता है। वहीं बात करें हम लोग नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना की, तो 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 1957 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर? दिल्ली में। कहाँ पर की गई थी इसकी स्थापना? दिल्ली में। प्रथम अध्यक्ष का नाम आप जरूर याद रखना, डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा। और ये किसके अधीन आता है, या कह सकते हैं कि इसका मूल संगठन कौन सा है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। वही बात करें देखिए नेशनल बुक ट्रस्ट का जो मुख्य कार्य है वो क्या क्या है? तो विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य प्रमुख भारतीय भाषाओं में और जो ब्रेल लिपि है उसमें पुस्तकें प्रकाशित करता है। दूसरा है जो दिल्ली में हर दूसरे वर्ष विश्व पुस्तक मेले का आयोजन होता है उसको भी कौन कराता है? नेशनल बुक ट्रस्ट ही कराता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? हा कंठ्य है, सा दंत, या तालु, या फिर डी सा जो हमारा वर्तस्य है। अब देखिए हा जो है हमारा वो कंठ्य है, बिल्कुल सही है। सा जो है वो दंत्य है, बिल्कुल सही है। या जो है वो तालु है या तालव्य है, बिल्कुल सही है। अब देखिए ये वाला जो शाह है हमारा षटकोण वाला ये वर्तस्य नहीं है, ठीक है, ये हमारा वर्तस्य नहीं है। ये क्या होता है? तो ये होता है मूर्धन्य। क्या होता है ये? मूर्धन्य होता है। अब देखिए आपको पता है ऊष्मीय या संघर्षीय कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा शाह, इसको शेष सह से आप याद रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये क्या है? ऊष्म या संघर्षी। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा या गर्मी पैदा करे तो उनको क्या बोलते हैं? ऊष्मीय या संघर्षी कहते हैं। तो इसमें जो ये वाला शाह है ये होता है तालव्य। क्या होता है ये? तो ये है होता है तालव्य। ये षटकोण वाला जो शाह होता है ये होता है मूर्धन्य। क्या होता है ये? मूर्धन्य।
शाह जो होता है ये होता है हमारा वर्तस्य। क्या होता है ये हमारा वर्तस्य। और हा जो होता है हमारा ये होता है कंठ वाला। ठीक है, कंठ या इसको बोलते हैं स्वर यंत्रीय। अब जो इसमें जो तीन होते हैं स्टार्टिंग वाले, ये जो तीन होते हैं, ठीक है, ये कहलाते हैं अघोष। क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अघोष। और जो हा होता है ये कहलाता है सघोष। क्या कहलाता है? सघोष। और चारों के चारों जो होते हैं ये होते हैं महाप्राण। ठीक है, क्या होते हैं ये चारों के चारों? महाप्राण। उसके अलावा देखिए आप, मैं आपको ट्रिक बता दूं, वर्तस्य वालों की आपको ट्रिक बता देता हूं। आप याद रखना, सरल जन। ठीक है, सरल सरल जन। और लास्ट में ये वाला जा लगा के यहाँ पे एक नीचे बिंदा, ठीक है, आगत वाला। तो ये जो होते हैं ये कहलाते हैं वर्तस्य। तो आप ट्रिक से भी आप इनको याद रख सकते हैं, सरल जन करके आपको याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि आपको पता है वर्तस्य जो होते हैं उनसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए, शुद्ध वर्तनी वाले क्वेश्चन आपके तभी सही होंगे जब आप डेली जो है, आप या तो आप अखबार पढ़ते हो, ठीक है, उसको एक अच्छी तरीक़ा से पढ़ें, या फिर आप जो है डेली आप कोई सी भी बुक ले लो हिंदी की, आपको उसमें जितने भी शुद्ध वर्तनी वाले हैं आप उनको पढ़ें, अशुद्ध वाले मत पढ़ो। एक तरफ अशुद्ध लिखे हुए होते हैं, ठीक है, एक तरफ अशुद्ध होते हैं और एक तरफ शुद्ध वर्तनी होती है। तो आप कोशिश करो कि शुद्ध वर्तनी वाले ही पढ़ें, क्योंकि आपके दिमाग में जो है आप जो शुद्ध वर्तनी वाला पढ़ेंगे वही रहेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले अशुद्ध वाला पढ़ेंगे फिर वो जो है शुद्ध वाला पढ़ेंगे। तो आप कोशिश करो कि पहले ही जो है शुद्ध वर्तनी पढ़ें, तो वो आपके दिमाग में रहेंगी और आपको जो है सही ऑप्शन पकड़ने में जो है आपकी काफ़ी मदद करेंगी। तो इसमें जो है देखिए कुशलता किस तरह से है, तो आपको पता है कुशलता किस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन ए जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी माध्यम से संपूर्ण शिक्षा देने वाली देश की पहली संस्था कौन सी है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है? वर्धा, महाराष्ट्र में। बी ऑप्शन है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार। ऑप्शन सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, हिंदी माध्यम से संपूर्ण शिक्षा देने वाली देश की पहली संस्था कौन सी है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 16 मई 1900 में। कब? 16 मई 1900 में। कहाँ पर? गुजरावाला पंजाब में। कहाँ पर? गुजरावाला पंजाब में। और किन्होंने की थी? स्वामी श्रद्धानंद ने। किनके द्वारा की गई थी? स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा जो है स्थापना की गई थी। वहीं बात करें, देखिए, गुजरावाला पंजाब से कांगड़ी, ठीक है, कांगड़ी हरिद्वार में इसका स्थानांतरण कब हुआ था? तो आप याद रखना 4 मार्च 1902 में। तो इस डेट को आप याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन में आपको 1900 नहीं देगा, ठीक है, 16 मई 1900 नहीं देगा, ऑप्शन में आपको 4 मार्च 1902 देगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप यहाँ से ज़रूर याद रखना। उसके अलावा कुछ डेट है यहाँ से जो आपने याद रखनी है। तो सबसे पहले डेट याद रखनी है जो आपसे पूछी जाती है, 1924, ये डेट आपने याद रखनी है। कांगड़ी गांव से हटाकर कनखल व ज्वालापुर के बीच में जो है इसको स्थानांतरित किया गया था, क्योंकि उस वर्ष जो है वहाँ पर क्या आई थी? बाढ़। 1962, ये भी डेट आपने याद रखनी है। इसको जो है विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। वर्ष 2002 शताब्दी वर्ष मनाया गया था। ठीक है, क्योंकि 1902 में इसकी स्थापना हुई थी और 2002 में पूरे 100 वर्ष हो गए थे, तो ये शताब्दी वर्ष जो है इन्होंने मनाया था। उसके अलावा एक डेट आपने याद रखनी है, 1907 इसका महाविद्यालय आरंभ हुआ था। 1912, ठीक है, 1912 में गुरुकुल कांगड़ी से शिक्षा समाप्त कर निकलने वाले स्नातकों का पहला दीक्षांत समारोह हुआ था। ठीक है, 1912 में जो है पहला दीक्षांत समारोह हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो डेट है वो है 1917, क्योंकि 1917 में पहली बार जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, वो गुरुकुल कांगड़ी आए थे। क्वेश्चन बनेगा कि किस वर्ष भारत के वायसराय लॉर्ड जेम्सफोर्ड थे, वो गुरुकुल कांगड़ी आए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 1917 में।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोट को जौनसारी में क्या कहा जाता है? कोट, कोट, कोटी या फिर कोटा। तो देखिए कोट को जौनसारी में क्या कहा जाता है? आजकल का देखिए यूके टपलसी का ट्रेंड हो गया है कि कुमाऊनी गढ़वाली जो है वो जौनसारी मतलब काफ़ी पूछ रहा है। उसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना, जो तराई वाले बच्चे हैं उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है। अगर आपको पूछनी है इस तरह के वर्ड तो आपको पता है उत्तराखंड जीके में आपको पता है सांस्कृतिक वाला एक चैप्टर है, अब वहाँ पर इन क्वेश्चनों को थोड़ा बढ़ा दो, ठीक है। अगर पूछने हैं तो आप हिंदी को थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से आप ख़राब कर रहे हो, क्योंकि हिंदी का मतलब क्या होता है कि हिंदी का मतलब होता है कि आप हिंदी के ही क्वेश्चन पूछें। अगर आपको बाई चांस उसमें आपको कुमाऊनी गढ़वाली का पूछना है तो एक आध मुहावरा या आप एक वर्ड पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 6 से 7 क्वेश्चन वहाँ पे कुमाऊनी गढ़वाली के करो। तो उससे जो प्लेन वाले जो बच्चे होते हैं ना, जैसे ये बेल्ट है हमारे उधम सिंह नगर वाली बेल्ट है या हरिद्वार वाली है, तो इसमें थोड़ा बच्चों का नुकसान होता है, ठीक है। थोड़ा इसमें बच्चों का जो है वो नुकसान होता है, तो आप जो है हिंदी को हिंदी की तरह पूछें तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। इससे बच्चों का जो है मनोबल नहीं गिरता है। आप जो आपका कनिष्ठ वाला पेपर हुआ उसमें भी देखो एग्जामिनर ने कितना जो है उसमें मतलब जो कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली है वो काफ़ी पूछी है। तो इससे जो प्लेन वाले बच्चे होते हैं ना उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है। बाकी आपको पता ही है आयोग है वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ना पड़ेगा। तो कोट को जौनसारी में क्या कहा जाता है? तो आप याद रखना कोट को जौनसारी में कोट ही कहा जाता है। उसके अलावा आप याद रखना कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी जोहारी जौनपुर जाट इनमें सभी सभी में जो है कोट को कोट ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस कवि को भावाधिपति कहा जाता है? तो किस कवि को भावाधिपति कहा जाता है? सूरदास, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत या फिर डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो भावाधिपति जो कहा जाता है ये कहा जाता है सूरदास जी को। किनको कहा जाता है? सूरदास जी को। सूरदास जी के जन्म की बात करें तो 1478 में रुनकता या फिर रेणुका क्षेत्र आगरा उत्तर प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ था। भाषा की बात करें तो ये ब्रज भाषा से जो है संबंधित हैं, ब्रज भाषा से जो है ये संबंधित हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ब्रज भाषा का सम्राट भी कहा जाता है। गुरु आप इनके याद रखना, गुरु कौन थे इनके? वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य इनके कौन थे? गुरु थे। उपनाम की बात करें तो देखिए सूरदास को अष्टछाप का जहाज, ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि अष्टछाप का जो जहाज है वो किसको कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज ये भी सूरदास को कहा जाता है। खंजन नयन, इसको आप याद रखना, खंजन नयन। तो खंजन नयन भी सूरदास को कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि सूरदास को खंजन नयन किसके द्वारा कहा गया है? तो आप याद रखना श्याम सुंदर दास जी के द्वारा, ठीक है। श्याम सुंदर दास जी के द्वारा सूरदास को खंजन नयन कहा गया है। वात्सल्य रस का सम्राट ये भी सूरदास जी को कहा जाता है। ब्रज भाषा का सम्राट ये भी सूरदास जी को कहा जाता है। वही बात करें इनकी प्रसिद्ध रचना, तो देखिए इनकी प्रसिद्ध रचना है पहली सूरसागर। कौन सी है? सूरसागर। सूरसागर को राग सागर भी कहा जाता है, ठीक है। सूरसागर को राग सागर भी कहा जाता है। और सूरसागर के दो महत्वपूर्ण प्रसंग हैं वो आपने याद रखने हैं। पहला है कृष्ण की बाल लीला, ठीक है, कृष्ण की बाल लीला। दूसरा है भ्रमर गीत। दूसरा कौन सा है? भ्रमर गीत, जो कनिष्ठ सहायक में पूछा गया था कि भ्रमर गीत पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा? तो सूरसागर, ठीक है। तो आप याद रखना सूरसागर के दो महत्वपूर्ण प्रसंग हैं, कृष्ण की बाल लीला और दूसरा भ्रमर गीत। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है जो है इनकी रचना है वो है सूर सारावली। कौन सी है? सूर सारावली। सूर सारावली देखिए आपको किसी भी राइटर की बुक पढ़नी है ना तो उसको थोड़ी गहराई से उसकी थोड़ी जानकारी और पढ़ लो, क्योंकि एग्जामिनर का कोई पता नहीं किस तरह से आपसे क्वेश्चन कर ले। तो आप याद रखना जो सूर सारावली है ये संपूर्ण ग्रंथ एक ब्रज होली गीत के रूप में रचित है। अब क्वेश्चन कर लेगा आपसे कि निम्नलिखित में से सूरदास की कौन सी रचना है जो ब्रज होली गीत पर जो है आधारित है, ठीक है, ब्रज होली गीत पर आधारित है। तो आपको अगर आपने पढ़ रखा होगा कि सूर सारावली है तो आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है टाइम मैनेजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता है बच्चे 80 क्वेश्चन भी नहीं कर पाते 2 घंटे में,
इतना अब डिफ़िकल्ट हो गया। पहले बच्चा चारों के ऑप्शन मिलाएगा, इस तरह से करेगा। उसके बाद नीचे देखेगा कि कौन-सा वाला ऑप्शन है, फिर वो उसको भरेगा। तो एक तरह से टाइम जो है वो काफ़ी बच्चों को कम मिलता है। तो आप जो है अपना टाइम मैनेजमेंट थोड़ा ठीक करो, ठीक है? तभी कहता हूँ आप मल्टीपल क्वेश्चन ज़रूर करें, इससे जो है आपकी टाइमिंग जो है बढ़ती है। उसके अलावा इनकी एक महत्वपूर्ण है साहित्य लहरी। ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती है, ठीक है? साहित्य लहरी। साहित्य लहरी की बात करें तो इनके अंतिम पद, इसके अंतिम पद जो साहित्य लहरी है, इसके अंतिम पद में सूरदास का वंश वृक्ष दिया गया है। तो क्वेश्चन आपसे यहीं से कर लेगा कि सूरदास की निम्नलिखित में कौन सी रचना है जिसमें सूरदास का वंश वृक्ष दिया गया है? तो आप याद रखना साहित्य लहरी। इस बुक के अनुसार जो इनका नाम क्या देखने को मिलता है? सूरजदास, ठीक है? इस बुक के अनुसार इनका नाम क्या देखने को मिलता है? सूरजदास। और ये जो है इस पुस्तक में चंद्रवरदायी वंश के सिद्ध होते हैं, ठीक है? चंद्रवरदायी वंश के सिद्ध होते हैं। एक पॉइंट और याद रखना लास्ट में, आपको पता है जो भक्ति काव्य धारा है, जो भक्ति काव्य है उसकी दो काव्य धाराएं हैं, निरूढ़ काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो सगुण काव्य धारा की जो कृष्णाश्री, ठीक है, काव्य धारा है, तो उससे जो है हमारे सूरदास जी संबंधित हैं। जैसे ज्ञानाश्री शाखा से कबीर हैं, प्रेमाश्री शाखा से हमारे जयसी हैं, रामाश्री शाखा से तुलसीदास है और कृष्णाश्री शाखा से जो है सूरदास जी संबंधित हैं। तो आप जो है इन पॉइंट को भी याद रख के चलेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सदाचार में उपसर्ग है। तो देखिए सदाचार में जो है कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो देखिए सदाचार में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, सत। कौन सा हो जाएगा? सत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से तत्सम शब्द है। अब देखिए ये तत्सम तत्व शब्द भी जो है वो काफ़ी दिक्कत करते हैं। तो इनमें सबसे अच्छा है कि आप इनको डेली पढ़ें, चाहे 15 से 20 तत्सम तत्व पढ़ो, आप डेली पढ़ो, ठीक है? अब देखिए इसमें जो है बच्चा, बच्चा जो है आपको पता है तत्भव है। तत्सम क्या बनेगा इसका? वत्स। क्या बनेगा? वत्स। दिवस जो है एक तत्भव है और तत्सम क्या होगा इसका? दिन। क्या होगा? दिन। आंसू, अब देखिए मात्रा जो ऊपर चंद बिंदी लग रही है, इससे अधिकतर लड़के क्या सोचते हैं देख के सीधा कि हाँ भाई तत्सम है, पर ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ये क्या है? तत्भव है और इसका तत्सम बनेगा अश्रु। क्या बनेगा? अश्रु। और मुख, मुख जो है तत्सम है, ठीक है? मुख जो है तत्सम है। मुख क्या है गाइस? ये एक तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कमल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है? कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें देख लो आप कमल के आपको कौन कौन से लग रहा है कि कमल के हो सकते हैं, ठीक है? तो आप पहले इसमें वो देख लो। तो आपको पता है कंज, कंज जो है वो कमल का होता है, ठीक है? तो कंज इसमें कमल का होता है। पता है आपको नलिन भी कमल का होता है, ठीक है? कोकनद, कोकनद भी किसका होता है? कमल का होता है। पुष्कल, पुष्कल जो है ये कमल का नहीं होता है, ठीक है? ये किसका होता है? तो ये होता है सोना का, ठीक है? सोना यानी गोल्ड, सोना, तो उसका होता है पुष्कल। अब देखिए जो कमल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला आता है जलज, ठीक है? जलज काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है? वारिज, ठीक है? वारिज, वारिज ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? वारिज। सरोज, ठीक है? सरोज हो गया। इंदिवर है, पंकज है, कोकनद, ठीक है? कोकनद आप याद रखना, ये काफ़ी पूछा जाता है। सरसिज हो गया, नीरज है, अरविंद है, उत्पल, राजीव, ठीक है? तामरस, शतदल, शतदल भी आपने याद रखना इस तरह से, शतदल ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा विलोम शब्द का कौन सा युग्म गलत है, ठीक है? विलोम शब्द का कौन सा युग्म गलत है? गौरव का लाघव बिल्कुल सही है। चेतन का जड़ बिल्कुल सही है। तिमिर का आलोक बिल्कुल सही है। विराट का महान, ठीक है? विराट का महान नहीं होता है, विराट का होता है क्षुद्र। क्या होता है? क्षुद्र। तो ऑप्शन डी जो है इसमें गलत हो जाएगा। अगला है राम रमापति का धुन यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष या फिर उत्प्रेक्षा। तो राम रमापति का धुन यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला है और आज का अंतिम
हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? तो हिंदी में अधिकांश शब्द जो है वो किस भाषा से आए हैं? अरबी, फारसी, संस्कृत या फिर तुर्की? तो ये क्वेश्चन आपको पता है यूके ट्रिपल ने कई बार पूछा है, तो आप याद रखना संस्कृत से। तो हिंदी में जो अधिकांश शब्द आए हैं वो किस भाषा से आए हैं? तो आप याद रखना संस्कृत से। तो गाइज ये थे आज के हिंदी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको उत्तराखंड पुलिस आरक्षी में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। उसके अलावा आपको पता है यूके ट्रिपल सी ग्रुप सी के जितने भी एग्ज़ाम होने हैं जिसमें आपको पता है हिंदी आती है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।